नमस्कार साथियों। आज से हम शुरू कर रहे हैं इतिहास का मैराथन सीरीज। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको इससे बाहर कुछ ना पढ़ना पड़े और ये वीडियो देख के ही आपका सारा काम हो जाए। ये किस किस के लिए उपयोगी है ये मैं एक बार बता देता हूं आपको। ये एईडीओ के लिए तो उपयोगी है ही है, साथ में बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। टीआरई 4 में जितने एग्जाम हो रहे हैं, मतलब जितने वर्ग हैं, 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12, ये चारों के लिए एग्जाम में ये उपयोगी होंगे। साथ ही देखिए, ये हिस्ट्री के सबसे डीप स्तर, मतलब सबसे गहराई तक हम लेके आपको चलेंगे। तो ये मान करके चलिए कि जिन जिन एग्जामों में इस तरह के वनडे एग्जामों में आते हैं, जैसे बीपीएससी पीटी है, 72 बीपीएससी के लिए जो पीटी होने वाला है, उसमें भी ये काम आएगा। तो अब आपको पढ़ना है, इसको किस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे आप देखिएगा, या मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। चलिए आइए शुरू करते हैं पहले सवाल से कि पहला सवाल ये है कि बक्सर युद्ध का सबसे प्रमुख कारण क्या था। बक्सर युद्ध आप जानते हैं कि एक तरह से अंग्रेजों के लिए एक एंट्री पॉइंट है वो। बक्सर युद्ध एक तरह से अंग्रेजों के लिए एंट्री पॉइंट है। यहाँ से अंग्रेज भारत में 100% एंट्री कर गए हैं। पलासी का युद्ध ब्रेक था, उसके बाद में बक्सर का युद्ध जब हुआ तो पूरा का पूरा इसमें एंटर कर गया था। एक बार हमको इसको बैकग्राउंड समझने की जरूरत है। अगर हम बैकग्राउंड ठीक से समझ लेंगे तो पूरा ये क्लियर हो जाएगा कि बक्सर का युद्ध कब, कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ। हुआ यूं कि भारत का पूर्वी क्षेत्र जो है, पूर्वी इलाका जो है वो बंगाल है, और बंगाल में उस समय, मतलब तब के बंगाल में, बंगाल तो था ही था, साथ में बिहार भी था, साथ में उड़ीसा भी था। ठीक है, अभी बंगाल बिहार, उसके बाद में उड़ीसा था, फिर उसके बाद में उड़ीसा के साथ में अभी जो वर्तमान बांग्लादेश है ये भी उसमें था। इतना ही नहीं, इसके साथ में अभी जो असम का कुछ क्षेत्र है वो भी इसमें शामिल था। तो ये सारे के सारे उसमें थे। ये था बंगाल उस समय, और ये सब समुद्र से जुड़ा हुआ था। अंग्रेज उधर से इंटर कर रहे थे। अंग्रेज उधर से ही सबसे पहले भारत, मतलब इंटर तो किए थे सूरत की तरफ से भी, लेकिन इधर से व्यापारिक में ज्यादा हलचल थी, व्यापार वो इधर से ज्यादा कर रहे थे। तो इसीलिए उसका सबसे ज्यादा असर बंगाल पर पड़ रहा था। और हम इस प्रकार के विस्तार, अभी इस प्रश्न को लेते हैं, आगे बढ़ते हैं कि प्रमुख कारण क्या था। प्रमुख कारण ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की आजादी मिल गई थी। एक मुगल बादशाह, आवारा पागल मुगल बादशाह था, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये आजादी दे दी कि अब आप वहां व्यापार करिए। एक तरह से एक दस्तावेज, मतलब एक कॉपी मिल गया था उनको, एक पास मिल गया था कि इस पास का उपयोग करिए और इसके बदले आपको टैक्स नहीं देना है, फ्री में व्यापार करना है। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि उस पेपर को, उस टैक्स, मतलब वो जो एक टोकन था, उसको वो दूसरे को देने लग गए। दूसरे को, खुद तो कर ही रहे थे, वो दूसरे को देने लग गए। अब सरकार का, जो बंगाल का लोकल सरकार थी उस वक्त, उसको टैक्स आ नहीं रहा था। अब वो बहुत परेशान हो गई कि भाई ऐसे कैसे चलेगा। एक तो आप अंग्रेज हैं तो आपका चलो फ्री हो गया, लेकिन बाकी आम आदमी जो व्यापार कर रहा है उस तक, उसको तो देने दीजिए। उसको दस्तक बोलते थे वैसे। तो उस दस्तक का उपयोग आम आदमी के लिए तो मत कराइए ना, वरना टैक्स ही नहीं आएगा। टैक्स नहीं आएगा तो सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि सरकार तो हमेशा टैक्स ही चलेगी। स्वाभाविक सी बात थी। तो ये अंग्रेज जो थे उसका दुरुपयोग करने लगे, और जब ये इसका दुरुपयोग करने लगे, बस इसी से बक्सर युद्ध का एक माहौल बन गया। क्योंकि बक्सर युद्ध हितों के लिए लड़ाई थी। अंग्रेज अपने हित के लिए लड़ रहे थे, और जो बंगाल के नवाब थे उस वक्त के, वो अपने हित के लिए लड़ रहे थे। लेकिन इसकी खामियाजा जो हुआ, इसका इसका जो रिजल्ट हुआ, ये पूरा भारत चुकाया। और उसका मतलब पूरा भारत ही नहीं चुकाया, अभी तो भारत अगले 200 सालों तक उसके चंगुल में फंसा रहा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्यिक अधिकार का दुरुपयोग किया जा रहा था, इसी को लेकर के ये माहौल था। ठीक है, मीर कासिम के द्वारा पलासी की लड़ाई की हार का बदला नहीं, ये तो था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था। अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकलने की नवाब की योजना थी। नवाब अब उतने काबिल नहीं बच गए थे कि अंग्रेजों को बाहर निकाल लेते। अगर वो काबिल होते ही तो बक्सर के युद्ध में तीन तीन राजाओं को कैसे शामिल करते। जैसे अवध के राजा थे, मुगल बादशाह खुद भी थे उसमें, और ये बंगाल के नवाब तो थे ही। तो तीन लोग मिलकर क्यों नहीं लड़ते अगर इतना ही मजबूत होते तो। बहरहाल, हम एक बार मीर कासिम के बारे में समझ लेते हैं कि मीर कासिम कौन है, क्योंकि ये बार बार आपको परेशान करेगा। मीर कासिम वो व्यक्ति का नाम है जो है तो महत्वाकांक्षी। अगर ये महत्वाकांक्षी ना होता मीर कासिम, तो ये बादशाह बनता ही नहीं। ये महत्वाकांक्षी है, ये मीर जाफर का दामाद है मीर कासिम। इसका पूरा नाम था मीर मोहम्मद कासिम अली खान। नवाब बना ये 27 सितंबर 1760 ईस्वी को। कैसे बना नवाब? नवाब बना तीन गांव को देकर के, तीन इलाके थे वो अंग्रेजों को दिया फोकट में, वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, और साथ में 20 लाख रुपए भी दिया उसने। तब जाकर के मीर कासिम को सम्राट बनाया गया, मतलब नवाब बनाया गया, सम्राट नहीं नवाब बनाया गया। लेकिन उन अंग्रेजों को पता ही नहीं था कि ये मीर कासिम इतना सटा हुआ निकल जाएगा।
ये जैसे ही सम्राट नवाब बना, नवाब बनते ही इसने सेना का पुनर्गठन शुरू कर दिया, सेना का पुनर्गठन किया। अब ये थोड़ा दिमाग का तेज व्यक्ति था, तो इसने क्या किया कि आर्मेनियन व्यक्ति था एक गुरगीन खान, उससे सेना का संगठन करवाया, और एक एक बंगाली व्यक्ति था तकी खान, उसको साथ में रखा, और इसने अपने सेनापति समरू को बनाया जो कि जर्मन का व्यक्ति था, मतलब ये ग्लोबली सोचता था उस वक्त। इसने अपनी राजधानी बताई, राजधानी बदल दी। राजधानी कहाँ से बदली? इसने मुर्शिदाबाद से राजधानी को मुंगेर बदला, मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर के आया। क्यों राजधानी बदला इसने? राजधानी इसलिए बदला, ये सबसे पहले चाहता था कि अंग्रेजों से तो पहले दूरी बनाओ, क्योंकि बीच बीच में इंटरफेयर करते थे अंग्रेज, और अंग्रेज अपनी हित के लिए इसको बनाए थे। ये मीर कासिम अंग्रेजों को समझ चुका था कि हाँ, वो किस लिहाज से, किस नजर से इसको देखते हैं, लूटने खसोटने वाली नजर से देखते हैं। तो इसने क्या किया कि अपने सबसे पहले राजधानी बदला, और राजधानी बदलते ही अंग्रेजों के दिमाग में ये चढ़ गया कि अब ये ठीक नहीं कर रहा है। ये व्यापारिक मतभेद होने लगा। व्यापारिक मतभेद का मतलब ये हुआ कि ये गुस्से में आकर के मीर कासिम ने, जो अंग्रेजों को फरमान मिला हुआ था, वो 1763 ईस्वी में रद्द कर दिया अगले 2 साल के लिए। जैसे ही इसने 2 साल के लिए रद्द किया, बस अंग्रेजों ने इसके खिलाफ में युद्ध की घोषणा कर दी, और फिर 3-4 युद्ध हुए। जैसे 9 जुलाई 1763 ईस्वी को कटवा का युद्ध हुआ, 5 सितंबर 1763 ईस्वी को गिरिया का युद्ध हुआ, फिर उसी दिन सेम डे उदय नाला का भी युद्ध हुआ। जब मीर कासिम को ये समझ में आ गया कि ये मतलब कंट्रोल, मतलब मैं कंट्रोल में आ गया हूं अंग्रेजों के, तब ये भागना शुरू किया पटना की तरफ। पटना में गया, और पटना में इसने, वहां तमाम अंग्रेज थे, लगभग 48-50 अंग्रेज थे, उन सबको पकड़ के बंद कमरे में निपटा डाला। उसी को पटना हत्याकांड कहते हैं, जो 6 अक्टूबर 1763 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? तो हम एक बार पहले ये समझ लेते हैं कि बंगाल में नवाब कितने बने थे टोटल। बंगाल में नवाब टोटल समझ में आ जाएगा हमें, फिर हम इसको विस्तार से देख लेंगे कि मिर्जाफर कौन था, मीर कासिम कौन था, निजामुद्दौला कौन था, अलीवर्दी खां कौन था, सिराजुद्दौला कौन था। देखिए, सबसे पहले बंगाल का नवाब बना मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां अंग्रेजों का वफादार था। हालांकि ये अंग्रेजों से विद्रोह की घोषणा नहीं की, अंग्रेजों को नजराना देता रहा, लेकिन इसने बंगाल को अपने कब्जे में ले लिया, और बंगाल पर काम करना इसने शुरू कर दिया, और बंगाल को खूब डेवलप किया। ये 1717 से 1727 ईस्वी तक इसने बंगाल को डेवलप किया। उसके बाद में मुर्शिद कुली खां का दामाद सरफराज खान ये बना। ये भी कुछ समय के लिए ही बना, 1727 ईस्वी में ही। सॉरी, ये सरफराज कह रहा है, सिराजुद्दीन मोहम्मद खान बना। ये कब बना? ये 1727 से लेकर के 1739 ईस्वी तक दामाद था मुर्शिद कुली खां का, योग्य शासक था, ये शासक था। इसके अंदर एक उपलब्धि ये थी कि ये 1733 ईस्वी में बिहार को भी ले लिया साथ में। 1733 ईस्वी में, मतलब बिहार तब तक स्वतंत्र था, तब तक ये इसके अंदर में नहीं था। 1733 ईस्वी में इसने बिहार को भी ले लिया, और उसने बिहार का सूबेदार जो था अलीवर्दी खां को बनाया। इसने, सलाउद्दीन ने, किस अलीवर्दी खां को? ये अलीवर्दी खां को इसने बनाया बिहार का सूबेदार। और 3 व्यक्ति, एक तो फतेह चंद, दूसरा जगत सेठ, तीसरा आलमचंद, और हाजी अहमद खान इसके सहायक सब थे, जो बाद में इसको नुकसान भी देंगे। उसके बाद ये मर गया, सलाउद्दीन मर गया। सलाउद्दीन का पुत्र सरफराज ये बना 1739 से 1740 ईस्वी तक 1 साल ये वहां का शासक रहा। इसने अपने आप को क्या किया कि सरफराज सलाउद्दीन अहमद खान के मरने के बाद में अपने आप को आदम उद्दौला को, मैं लिख देता हूं उसमें, आदम उद्दौला, आदम उद्दौला हैदर हैदर जंग, इसकी उपाधि से खुद को सम्मानित किया, और ये शासक बना। लेकिन दुख की बात यह है कि अलीवर्दी खान ने इसको गिरिया के युद्ध में, 10 मार्च 1740 ईस्वी को युद्ध हुआ था, मैं यो भी लिख दे रहा हूँ कि एक एग्जाम में पूछ लिया था, 10 मार्च 1740 गिरिया का युद्ध। गिरिया के युद्ध में सरफराज को पराजित किया, और अलीवर्दी खां फिर से वहां का नवाब बन गया। मतलब इन तीनों का खेल खत्म हो गया। अब अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में वहां का शासक बन गया। ये बड़ा योग्य व्यक्ति था। अलीवर्दी खां के बारे में एक प्रश्न बार बार पूछता है, ध्यान रखिएगा। ये अलीवर्दी खां ने ही कहा था उसने कि अंग्रेज जो है वो मधुमक्खी है, मतलब मधुमक्खियों की तरह उसने तुलना की थी। पहली बात ये अलीवर्दी खां के बारे में। दूसरी अलीवर्दी खां के बारे में बात ये कि जब ये बंगाल इसके साथ में था, मतलब अलीवर्दी खां के समय में उड़ीसा भी आ गया था, उड़ीसा भी इसने अपने आप को बना शामिल कर लिया था। लेकिन उड़ीसा पे नजर पड़ गई थी मराठों की, और मराठे वहां बार बार आक्रमण करते रहे थे। अब परेशान होकर के इसने, वहां रघुजी भोसले शासक बोले उड़ीसा में, रघुजी भोसले के वजह से परेशान होकर के इसने उनसे समझौता कर लिया, और 12 लाख रुपया
वार्षिक चौथ और उड़ीसा का पूरा सूबा इसने मराठों को दे दिया अलीवर्दी खान ने। इसने सोचा कि भाई लड़ने झगड़ने से तो अच्छा है कि जो शासन मिल रहा है, और एक उड़ीसा को दे देने पर से कोई छोटा मतलब कोई बहुत बड़ा नुकसान होना ही था, छोटा सा राज्य था, दे दिया, ले जाओ हटाओ। जो बच गया बिहार, बांग्लादेश, उड़ीसा, उड़ीसा को छोड़ दीजिए तो बिहार और ये क्या कहते हैं, इधर के सारे इलाके बांग्लादेश और पूरा पूरा का पूरा बंगाल, मतलब जो अभी पश्चिम बंगाल है, जो उस समय का पूरा बंगाल था, पूरा बंगाल मतलब बांग्लादेश, ये सब का सब मिल गया तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र था इसके पास में। तो इसने माथा नहीं खपाया, इसने चुपचाप उड़ीसा को दे दिया, क्योंकि ये जानता था अलीवर्दी खां कि जो मराठे हैं वो ठीक आदमी है नहीं, वो बहुत बदमाश व्यक्ति हैं, और जहां चाहते हैं जिसको चाहते हैं रगड़ देते हैं, पीट देते हैं, कूट देते हैं। तो वो उसने उससे भिड़ने के बजाय सरेंडर करना उचित समझा। नहीं तो क्या पता, उस समय के जो मराठे थे वो इतने शक्तिशाली थे कि अगर वो घूम जाते तो निपटा ही देता। बाद में 1756 ईस्वी में एक जलशोध हुआ, जलशोध मतलब पेचिस बीमारी उसको बोलते हैं, 1756 ईस्वी में उसमें इसकी मृत्यु हो गई। अब जब इसकी मृत्यु हो गई तब इसके बेटे नहीं थे, और इसकी 3 बेटियां थी अलवर्दी खां की। उन तीनों बेटियां में आपस में लड़ाई होने लगी कि कौन मेरे बाद कौन बनेगा इसका। सिराजुद्दौला जो था, इसकी 3 मौसियां थी। एक पूर्णिया में शादी हुई थी, एक पटना में शादी हुई थी, और एक का लड़का ये था। तो इसका एक मौसी का लड़का था, उसका नाम था शौकत जंग। शौकत जंग वो थोड़ा बदमाश किस्म का व्यक्ति था, वो बार बार इसे लड़ना चाहता था। हालांकि अंत में सिराजुद्दौला ही बना वहां का बादशाह, 1756 से 1757 ईस्वी तक। दिक्कत की बात यह है कि सिराजुद्दौला एक अयासी किस्म का निकल गया, मतलब बहुत ज्यादा उसका उस चीज में मन लगा नहीं, और वो एक अयासी किस्म का इंसान निकल गया। हालांकि दिक्कत इसकी ये रही, अंग्रेज इसका बात मान नहीं रहे थे, और उसी समय सेम टाइम कलकत्ता में फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों के दोनों एक बिल्डिंग बना रहे थे, मतलब भवन निर्माण का काम कर रहे थे। अब सिराजुद्दौला को ये लग गया था कि मेरी अवहेलना कर रहे हैं दोनों के दोनों, लेकिन इसने गुस्से में आकर के ये आदेश दिया कि भाई दोनों के दोनों काम रोक दो अपना। अब फ्रांसीसी तो मान गए, अंग्रेज नहीं माने। जब अंग्रेज नहीं माने तब अंत में ये इसको मतलब ये हट कर गया, और अंत में इसने युद्ध के लिए हमला कर दिया। और जब हमला किया तो उस समय अंग्रेज कलकत्ता में फोर्ट विलियम बना चुके थे, और फोर्ट विलियम का जो गवर्नर था वो ड्रेक उसका नाम था। वो अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए कि भाई मैं भी दमदार हूं, उसने युद्ध की घोषणा कर दी। अब दोनों में युद्ध हुआ, सिराजुद्दौला ने ड्रेक को खदेड़ दिया, और खदेड़ के उसको भगा दिया फुल्टा द्वीप पर। पूछता है ये कि फुल्टा द्वीप पर कौन गया था, तो ये याद रखिएगा, फुल्टा द्वीप पर उसने पहुंचा दिया ड्रेक को। और जब वो सर लौटा तो इसी फोर्ट विलियम में उसने घेराबंदी करके, और लगभग मतलब 140-43 के आसपास ऐसा कहते हैं कि एक लोगों को 143 लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया, और वहीं पे कालकोठरी की घटना हुई, और वहीं पे ये हालवेल ने अपनी किताब में लिखी है, दूसरा कोई प्रत्यक्ष और उसका प्रमाण नहीं मिला है, कोई सबूत नहीं मिला है। हालवेल के अनुसार ये माना जाता है कि ये घटना वहीं पे घटी थी, कालकोठरी की घटना घटी थी। बहरहाल ये ध्यान में रखिएगा आप कि सिराजुद्दौला से जुड़ा हुआ है। उसके बाद में मिर्जाफर बना 1757 से 1760 ईस्वी में, 60 ईस्वी तक। उसके बाद मीर कासिम बना 1760 से 64 ईस्वी तक। उसके बाद में फिर से दोबारा मिर्जाफर को बनाया गया, और मिर्जाफर 1764 से 65 तक रहा दोबारा, उसके बाद मर गया मिर्जाफर। तो ये टाइमलाइन आप याद रखिएगा, ये उनका है, एक बात समझ लीजिएगा कि मुर्शिद कुली खान 1770 से 27 तक रहा, अंग्रेजों को नजराना देता रहा। ये 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बना, 19 में उड़ीसा भी शामिल कर लिया। फिर उसका दामाद बना सुजाउद्दीन, दामाद बना ये, जिसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को शामिल कर लिया। फिर उसके बाद में इसका बेटा बना गिरिया का युद्ध 1740 ईस्वी में, ये भी निपट गया। उसके बाद अलीवर्दी खां आया, और अलीवर्दी खां के बाद में तमाम उनके आते रहे। कर दिए कि कूट की सतह से बताइए कि बंगाल में अधोलिखित शासकों का सही कालक्रम क्या है। अब आपको बता दिए हैं कि सिजाउद्दीन, मुर्शिद कुली खां, सरफराज खां और अलीवर्दी खां कौन था। तो सबसे पहले कौन था, एक नंबर पर मुर्शिद कुली खां था। फिर दूसरे पर कौन आएगा, सुजाउद्दीन आएगा। तीसरे पर कौन आएगा, सरफराज आएगा। फिर चौथे पर कौन आएगा, अलीवर्दी खां आएगा। तो ये इनका हायरार्की है, आप लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस किले में राजा राम जुल्फिकार खां के नेतृत्व में डाले गए मुगलों के घेरों में 8 वर्षों तक कैद रहा। देखिए ये तो मराठों का प्रश्न है, मतलब मराठा अगर विस्तार से पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि हाँ ये कहाँ का है और कैसे है। लेकिन मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ कि ये जिंजी का है, लेकिन कौन कौन से व्यक्तियों के साथ में इनका, मतलब मुगलों के कौन कौन से जो क्या कहते हैं सिपा सलार थे, उनके सिपाही थे जो इनको घेरा था, जिनसे लड़ाई हुई थी, एक बार उस पर भी बात कर लेंगे अभी अगले स्लाइड में।
1754 ईस्वी में हुए बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ में कौन कौन शामिल था? बक्सर का युद्ध तो आपको पता ही, बक्सर का युद्ध हुआ तो मिर्जाफर उधर से लौटा, पटना आया, पटना में मिर्जाफर मीर कासिम आया और वो भागते हुए चला गया अवध। अवध में गया तो वहां के नवाब जो थे, नवाब साहब बैठे हुए थे और उन दिनों शाह आलम जो थे वहां के नवाब, क्या कहते हैं, शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट जो थे, वो भी आकर आराम फरमा रहे थे यहीं पे अवध में ही। तो ये तीनों लोग तैयार हो गए क्योंकि तीनों का दुख सेम ही था। तीनों तैयार हो गए, तीनों ने एक संघ बनाया और युद्ध की घोषणा कर दी। उधर से अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो ने युद्ध का नेतृत्व किया। ध्यान रखिएगा, जिस समय बक्सर की लड़ाई हुई थी उस समय गवर्नर जनरल जो था वो कोई और था। वो जिसका हम लोग सोचते हैं, जिसने संधि की थी इलाहाबाद की संधि, वो नहीं था, वो व्यक्ति नहीं था, वो 65 में आया था। तो बहरहाल वो हम उससे भी आगे बढ़ते हैं कि 1764 ईस्वी में ये युद्ध हुआ। युद्ध के एक साल बाद में इलाहाबाद की संधि हुई क्लाइव के नेतृत्व में, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। और रॉबर्ट क्लाइव जो था वो इस युद्ध के समय में नहीं था। क्यों नहीं था, इस पर विस्तार से भी थोड़ी देर में बात कर लेंगे क्यों नहीं था। ये देख लीजिए क्या सूची मिलाना है एक दूसरे का। अभी आपको हम बता ही चुके कि बंगाल का कौन था। बंगाल का मुर्शिद कुली खां था। ठीक है। अवध का कौन था? अवध का भी बता दिया, शहादत खान था। और हैदराबाद का कौन था? निजाम उल मुल्क था। और केरल का कौन था? मार्तंड वर्मा था। किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया था? दक्षिण शिवाजी किसी से पराजित होने वाले व्यक्ति थे नहीं, लेकिन एक बार औरंगजेब परेशान हो गया शिवाजी से। शिवाजी से जब परेशान हो गया तो उसने क्या किया कि काट का काट निकाला। उसने कहा कि एक ही व्यक्ति है जो शिवाजी जिसकी बात मानते हैं, और वो कौन व्यक्ति थे? वो राजा जयसिंह थे। राजा जयसिंह को भेजा गया, मिर्जा राजा को। मिर्जा जयसिंह गए और शिवाजी से बात किए। युद्ध तो क्या ही था, मतलब एक तरह से मान गए थे और उसके बाद ही शिवाजी एक बार मुगलों के दरबार में आए भी थे, मिर्जा राजा जय सिंह के कहने पर ही। हालांकि मिर्जा राजा जय सिंह का दिक्कत ये था कि जब ये शिवाजी से लड़ करके गए तो उधर से अंग्रेजों की नजर से भी ये गिर गए, तो ये इनकी दुर्गति हुई थी। शिवाजी के समय में कुछ मुगल सरदार थे जो मराठों से लड़े थे। कौन कौन मराठे से लड़ने वाले सरदार थे उनका भी समझ लीजिए एक बार। शाइस्ता खां थे, पुणे में पराजय हो गई थी शाइस्ता खां को। अफजल खां थे, प्रतापगढ़ में उनका वध कर दिया गया था। सिद्दी जौहर थे जो पन्हाला की घेराबंदी किया था। कारतलब खान था, रसूल खान था, इनायत खान था और मिर्जा राजा जयसिंह थे। ये वही मिर्जा राजा जयसिंह जिन्होंने शिवाजी को तथाकथित रूप से हराया था। संभाजी महाराज के समय में कौन कौन मुगल थे? ये मुकर्रब खान था जो संगमेश्वर में संभाजी महाराज को गिरफ्तार किया था। शाह आलम था जो आगे चल करके बहादुर शाह प्रथम बना था। और दिलेर खां था। जो ये तीन व्यक्ति संभाजी महाराज के समय में लड़ने वाले थे, मुगलों के सूबेदार। और राजा राम और ताराबाई के समय में भी दो लोग थे, तीन लोग थे। एक जुल्फिकार खान, नुसरत जंग महाराष्ट्र के अभियान का नेतृत्व किया था। और दूसरा गजाउद्दीन खान था, तीसरा दाऊद खान था। इन तीनों ने नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है कि अधोरेखित तथ्यों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा है कि शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान किसी भी प्रकार से कैबिनेट के समतुल्य नहीं था। ठीक है, किसी भी कैबिनेट के समतुल्य नहीं था। दूसरा, 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। ये सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ये बिल्कुल बात सही है। उनका जो अष्टप्रधान था वो किसी कैबिनेट से कम नहीं था। और शिवाजी, आठों मंत्री जो थे शिवाजी के, वो सचिव की भांति काम भी करते थे। सचिव वो होता है जो विभाग का हेड होता है, उसकी तरह काम करते थे। कौन कौन पद होता था?
कौन कौन से पद थे, एक बार पद को भी समझ लीजिए आप। दीवान था, दीवान थे पद का नाम। उनका क्या काम था? वो राज्य के सामान्य प्रशासन व्यवस्था, राजस्व की नीति और उच्च स्तरीय निर्णयों में सहयोग करते थे। दूसरा मजूमदार था। मजूमदार का क्या काम था? ये आय व्यय का लेखा जोखा करते थे और कर संग्रह का हिसाब रखते थे। फडणवीस, फडणवीस का क्या काम था? ये सरकारी खातों की जांच करते थे, लेखा परीक्षण काम करते थे, मुख्य रूप से ऑडिटर का काम करते थे ये फडणवीस। चिटनीस, ये सरकारी पत्र, आदेश, फरमान को लिखते थे और उनको सुरक्षित रखते थे, कागज पत्र का हिसाब रखते थे। जामदार कौन था? ये राजा के वस्त्र, आभूषण और निजी सुरक्षा का प्रबंध करते थे। सबन्निस कौन था? ये कार्यालयीन अभिलेखों का संधारण करते थे और सहायक लेखाकार का काम करते थे, मतलब लेखा परीक्षण में जो काम करते थे उनका सहायक का काम करते थे ये। करखानीस कौन था? ये राजकीय कारखाना, शस्त्रागार और उत्पादनों का प्रबंधन करते थे। पोतनीस कौन था? ये खजाना, मुद्रा, सिक्का और भुगतानों की देखरेख करते थे। अब जो उनके 8 पद थे उनको देख लीजिए। मंत्रिपरिषद वाले, पेशवा, पेशवा को प्रधानमंत्री कहते थे। ये राज्य का सर्वोच्च प्रशासन और नीति निर्धारण का काम करते थे। बाद में पेशवा बहुत शक्तिशाली पद हो गया, इतना शक्तिशाली पद हो गया कि छत्रपति के सारे काम भी इन्हीं के हिस्से आ गए। अमात्य, इनका दूसरा नाम मजूमदार था। ये आय व्यय, खजाना, लेखा जोखा का ध्यान रखते थे। सचिव, इनको सूरनविस कहते थे। ये राजकीय आदेश, पत्राचार और दस्तावेज का देखते थे। मंत्री, ये वाक्यानुमीस होते थे, आंतरिक स्थिति और गुप्तचर का रिपोर्ट देखते थे। सेनापति, ये सरनौबत कहलाते थे, सेना का संचालन करते थे और युद्ध नीति का हिसाब किताब रखते थे, बनाते थे। सुमंत, सुमंत दबीर उनका दूसरा नाम था। विदेश नीति का काम करते थे, संधि का काम करते थे और दूता कार्य का काम करते थे। न्यायाधीश, ये दीवानी और फौजदारी न्याय में भाग लेते थे। और पंडित राव, ये धर्म दान और धार्मिक कार्यों में भाग लेते थे। 2 लोग, न्यायाधीश और पंडित राव, युद्ध में भाग नहीं लेते थे, ये ध्यान रखिएगा। कह रहा निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का उत्तर बताइए। बरगीर, बरगीर किसको कहते थे? अश्वरोही सैनिक को कहते थे बरगीर। नायक किसको कहते थे? नायक पैदल सेना की सबसे छोटी इकाई का अधिकारी था, उनको नायक कहते थे। सरनौबत किसको कहते थे? ये पैदल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी थे, इनको सरनौबत कहते थे। और कारकून किसको कहते थे? ये किले के गोदाम के अधिकारी होते थे, उनको कारकून कहते थे। ये विस्तार से मैंने बताया है, आगे देख लीजिएगा अभी। तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध में किसने मराठों को अंतिम रूप से पराजित किया था? वैसे तो किया था लॉर्ड हेस्टिंगस ने, लेकिन एक बार विस्तार से देख लीजिए किसने किया था। 3 मराठा युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय और तृतीय। प्रथम किसने हुआ था? 1775 से 1782 ईस्वी तक। पेशवा पद के उत्तराधिकार के विवाद को लेकर के हुआ था और क्या परिणाम निकला था? सालाबाई की संधि हुई थी कब? 1782 ईस्वी में। इसका परिणाम क्या निकला था? मराठों की जीत हुई थी इसमें। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी के बीच में लड़ा गया था। इसमें बेसिन की संधि हुई थी, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने लड़ा था इस युद्ध को और अंग्रेजों का इसमें विजय हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी तक हुआ था। 1817 से 1818 ईस्वी तक हुआ था। परिणाम क्या निकले थे? मराठा संघ, परिणाम निकला था मराठा साम्राज्य का अंत हो गया था और मराठा संघ की स्वतंत्र नीति खत्म हो गई थी। अब देख लीजिए, ये छोटा कर रखा है मैंने कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1775 से 82, लेकिन ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। प्रमुख मराठा पक्ष कौन था? नाना फडणवीस और महाजी सिंधिया थे। सालाबाई की संधि हुई थी, मराठों की विजय हुई थी इसमें। यही मजेदार लड़ाई हुआ था, यही युद्ध मजेदार हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 बेलेस्ली ने लड़ा था। बेलेस्ली ने लड़ा था, अंग्रेजों की विजय हुई थी इसमें। तृतीय है, ध्यान रखिएगा इन तीनों का नाम याद करके रखिएगा। वारेन हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, ये दोबारा हो गया, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो प्रश्न कौन सा था आपका कि तृतीय आंग्ल में मराठा युद्ध में किसने मराठों के अंतिम रूप से पराजित किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पराजित किया था। ये देख लीजिए, ये उनके से मंत्री पद थे जो भी बताए थे आपको। इनको स्क्रीनशॉट लेकर के फोन में रखिएगा, देखते रहिएगा, काम आएगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है? गुजरात के युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि 1750 ईस्वी में बालाजी बाजीराव और राजाराम द्वितीय के मध्य संधि हुई थी। किस संधि के परिणाम स्वरूप छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया था? यह संगोला की संधि थी। हम एक पेज पर आपको पूरी संधियां दे रहे हैं, संगोला की संधि उसमें नहीं, लेकिन बाकी सारी संधियां उसमें है। एक बार आप देख लीजिए कौन कौन सा था, खूब बारीकी से देखिए। पुरंदर की संधि थी, कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। संधिकर्ता और का पक्ष कौन था? छत्रपति शिवाजी और मुगल सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह के बीच में हुआ था। मिर्जा राजा जय सिंह, यही बताया ना आपको। शिवाजी ने 23 किले मुगलों को सौंप दिए और 12 अपने पास रखे। मुगल बादशाह के साथ समझौता हुआ था ये। मंगी सरगांव की संधि 1728 ईस्वी में हुआ था। पेशवा बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क हैदराबाद, आपने वो मूवी देखी होगी बाजीराव वाली, उसमें ये संधि का जिक्र है। उस संधि में वो जाता है और निजामुल मुल्क के सामने हैदराबाद में घुसते हैं बाजीराव, मतलब पेशवा बाजीराव, और वहीं कहते हैं कि आम ही आम है बागों में। मतलब बहुत अच्छा सीन है वो, इपिक सीन है।
निजाम ने मराठों को टैक्स का अधिकार और शाहू को मराठा सुल्तान के रूप में मान्यता दे दिया था। सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी। मराठा कन्फेडरेसी जो महाजी सिंधिया थे और इसको ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था उसका शांति स्थापित हुई थी। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुई थी। पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में। बड़गांव की संधि 79 में। बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। सरजी अर्जनगांव की संधि 1803 ईस्वी में। ये एक बार पूछा था प्रश्न बीपीएससी में, एक बार दरोगा में भी पूछा था, याद रखिएगा। मराठा दौलतराव सिंधिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था ये। राजपुर घाट या अनस्थानीय संधि 1804 से 5 के बीच में हुई थी, जिसमें मराठाओं का सरदार थे और ब्रिटिश थे। पूना की संधि 17 में हुई थी। ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में हुई थी। मराठा जो दौलतराव सिंधिया थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे उनके बीच में हुआ था। मंदसौर की संधि मराठा होलकर के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। होलकर जो थे वो इंदौर में रहते थे, सिंधिया थे ग्वालियर के थे, इनके घराने हुआ करते थे। उस पर देख लेंगे, मैं इसमें विस्तार से बता रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, आपके बहुत काम की चीज है ये। कोलकाता में ब्रिटिश गवर्नरों का सही कालक्रम क्या है बताइए। ये वही ड्रेक है ना जिसको भगा दिया था उसने मार करके फुल्टा द्वीप पर, ये वही ड्रेक है और ये सबसे पहले था ड्रेक। ड्रेक के बाद में जो दूसरा था वो वेंसिटार्ट था, ध्यान रखिएगा, वेंसिटार्ट। और वेंसिटार्ट के बाद में तीसरा वेरलिस्ट था। वेंसिटार्ट कार्यवाहक बना था कुछ दिन के लिए, फिर वेरलिस्ट बना था। वेरलिस्ट के बाद में कार्टियर बना था और कार्टियर के बाद में तब फाइनली कौन बन के आया था, वारेन हेस्टिंग्स। यानी कि इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न है, हाँ ड्रेक वही है जिसने कासिम बाजार पर आक्रमण किया था, बाद में फुल्टा भगा दिया गया था। ये वहां के गवर्नरों की सूची है, देख लीजिए कौन कौन बंगाल के गवर्नर बने थे। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 85 ईस्वी तक था। पहला रेगुलेटिंग एक्ट इसी के समय में आया था, यानी कि 1773 वाला रेगुलेटिंग एक्ट, और ये पहला गवर्नर जनरल था। कार्नवालिस 86 से 93 तक था। अस्थायी बंदोबस्त इसी ने लाया था, अस्थायी बंदोबस्त, और न्यायिक और पुलिस सुधार इसी ने किया था। सर जॉन शोर, इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, 93 से लेकर 1798 ईस्वी तक था। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक था। सहायक संधि प्रणाली इसी ने शुरू की थी। एक विस्तार से वीडियो भी बनाएंगे, जब हम आएंगे यहाँ पे तो हम गवर्नरों के लिए विस्तार से बात करेंगे एकदम। अभी हम बस मोटा मोटे तौर पर आपको बताते चल रहे हैं कि आपको याद रहे। लॉर्ड मिंटो प्रथम था, ये 1807 से लेकर 1813 ईस्वी तक था। फ्रांसीसी प्रभाव इसमें समाप्त हुए थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स था 1813 से 1823 ईस्वी तक, मराठा शक्ति का अंत कर दिया था इसने। लॉर्ड एमहर्स्ट था 1823 से लेकर 1828 ईस्वी तक, प्रथम बर्मा युद्ध इसी के समय में हुए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक था 1828 ईस्वी से लेकर 1835 ईस्वी तक, इसने सती प्रथा का अंत किया था, शिक्षा सुधार किया था, बहुत सारे सुधार किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये गलती की जिसने, ये गलती ये थी इसकी कि इसने टीपू सुल्तान के क्षेत्र यानी कि हैदर अली का जो क्षेत्र था उसको आपस में मिला लिया था, बेंटिक। हाँ, ये बेंटिक हो गया। अब आगे चलते हैं। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, ये ध्यान रखिएगा। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य 9 फरवरी 1757 ईस्वी की कौन सी संधि हुई थी? अलीनगर की संधि हुई थी, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में अलीनगर की संधि। अवध का अंतिम नवाब कौन था? अंतिम नवाब जानने से पहले ये तो जान लीजिए कि पहला नवाब कौन था। तो हम एक बार अवध के नवाबों की सूची देख लेते हैं, उसके बाद खुद ही आप तय कर लीजिएगा। वैसे इसका आंसर होगा वाजिद अली शाह, ये वहां के आखिरी नवाब थे। नवाबों की सूची देख लीजिए। सादत खां थे, सादत खां 1722 से 1739 ईस्वी तक था, अवध नवाबी का संस्थापक माना जाता है। बहुत शानदार किस्म का इंसान था ये। फिर सफदरजंग बना 1739 से 1754 ईस्वी तक, मुगलों का वजीर भी रहे ये कुछ दिन तक, शक्तिशाली शासक थे। सुजाउद्दौला बना 1754 से 1775 तक, बक्सर का युद्ध इसी के समय में हुआ था 1764 ईस्वी में, याद रखिएगा। उसके बाद आसफुद्दौला बना, आसफुद्दौला 1775 से 1797 तक रहा। राजधानी लखनऊ में स्थानांतरित करी है इसने आसफुद्दौला ने। वजीर अली खां उसके बाद में 1797 से 1798 तक 1 साल के लिए रहा, अंग्रेजों ने इसको हटा दिया था। फिर सादत अली खां द्वितीय बने, ये 98 से 1814 ईस्वी तक था, अंग्रेजों का पूर्ण प्रभाव इसके ऊपर में रहा। फिर गजाउद्दीन हैदर बना 1814 से 1827 ईस्वी तक, शाह की उपाधि इसने धारण की थी। नसीरुद्दीन हैदर 1827 से 1837 ईस्वी तक, ये एक भोग विलासी शासक था, भोग विलास में डूबा रहता था, शराब और सूरा में। मोहम्मद अली शाह बने 1837 से 1842 ईस्वी तक, इमामबाड़ा का निर्माण इसी ने करवाया था, मोहम्मद अली शाह ने। और अमजद अली शाह, ये 1842 से 1847 ईस्वी था। प्रशासन बहुत कमजोर हो गई थी क्योंकि सब कुछ अंग्रेजों के हाथ में चला गया था। अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे 1847 से 1856 ईस्वी तक, अंतिम नवाब थे। अवध का बिला उसके बाद में कर लिया आउटरम की रिपोर्ट पर। पहले स्लीमैन यहाँ के अवध में एक कहानी बताते हैं आपको कि अवध जो था, अवध में स्लीमैन नाम का एक व्यक्ति यहाँ का रेजिडेंट था। तो स्लीमैन से कहा गवर्नर ने कि भाई आप वहां का रिपोर्ट भेजिए, हम इसको मिलाना चाहते हैं। स्लीमैन बड़ा सही किस्म का इंसान था, उसने देने से मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, ये गलत है, ये गलत कर रहे हैं आप। क्योंकि जब रेजिमेंट आप बैठा ही रखे अंदर में तो फिर इसको मिलाने की क्या मतलब है। तो स्लीमैन को तुरंत हटाया गया और आउटरम को बनाया गया, और आउटरम को बनाकर कहा कि तुम एक रिपोर्ट दो, हम तुम अवध को मिला लेंगे। ऐसा रिपोर्ट दो जिसमें यह हो कि ये यहाँ का शासक नाकाम है। फिर आउटरम ने रिपोर्ट बना करके दिया और अवध को
मिला लिया गया। तो इसके हिसाब से आपको समझ में आ गया कि कौन था, पहला कौन था? पहला था सादत खान थे, और अंतिम कौन था? वाजिद अली शाह था। अगला प्रश्न निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के सही क्रम को घोषित कीजिए। कह रहे मीर जाफर की मृत्यु कब हुई थी? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ब्लैक होल की ट्रेजेडी कब हुई थी? फिर इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? क्लाइव का प्रथम गवर्नर काल की समाप्ति कब हुई थी? एक बार ढंग से इसको समझ लीजिए। सबसे पहले ब्लैक होल की ट्रेजेडी हुई थी, सिराजुद्दौला के समय में ब्लैक होल की ट्रेजेडी हुई थी। भाई ब्लैक होल होगा तभी ना बक्सर का युद्ध होगा। तो जब ब्लैक होल होगा तब उसके बाद में ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद में क्लाइव के गवर्नर काल की समाप्ति हो गई, वो चला गया। उसके बाद में फिर बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में, फिर मुजफ्फर की मृत्यु हो गई। मुजफ्फर की मृत्यु हुई उसके बाद में फिर 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई। याद रखिएगा ये, तो यानी कि इसका आंसर सी होगा। राणा रंजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कहाँ थी? ध्यान रखिएगा धार्मिक राजधानी की बात कर रहा है। राणा रंजीत सिंह की दो राजधानियां थी, एक धार्मिक राजधानी थी, एक नॉर्मल सामान्य राजधानी थी। तो धार्मिक राजधानी थी वो अमृतसर में थी, और जो दूसरी राजधानी थी वो लाहौर में थी। राणा रंजीत सिंह के बारे में एक बार समझ लीजिए। 13 नवंबर 1780 ईस्वी को गुजरावाला में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था महासिंह। सुकरचकिया मिस्र के व्यक्ति थे, ये नेता थे। इनके पिता महासिंह, कई मिस्र थे, 15-16 मिस्र थे। जितने मिस्र थे उन सब में सबसे बढ़िया सुकरचकिया मिस्र था। इन्होंने सारे मिस्रों को एक किया। राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर में। क्या उपाधि था इनका? शेर पंजाब की उपाधि थे। एक आंख से दृष्टिहीन थे, एक आंख से दृष्टिहीन थे। तो ये डायलॉग देते थे, आगे मिलेगा वो प्रश्न आपको, कि इनका एक नारा था कि भगवान ने मुझे एक आंख दिया है कि एक आंख से ही मैं सबको बराबर देखूं। स्वर्ण मंदिर को इन्होंने सोने से सजवाया था। इनका शासन काल जो था 1799 से लेकर के 1839 ईस्वी तक था। ऐसा कहते हैं कि पंजाब में इससे बेहतर शासक कोई न पैदा हुआ और न होगा, ऐसा कहते हैं कहने वाले। 1799 ईस्वी में इसने लाहौर पर अधिकार कर लिया। 1801 ईस्वी में इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की। बिखरी हुई सिख मिसलों को मजबूत एकजुट करके एक शक्तिशाली राज्य बनाया, और जब तक ये रहे तब तक अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई इनके साम्राज्य पर आक्रमण करने की। फिर इनका साम्राज्य फैला हुआ था पंजाब, अमृतसर, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कश्मीर। इनकी मृत्यु जो थी वो 1839 ईस्वी में 17 जून को हो गई थी। ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये सिख एम्पायर था 1839 ईस्वी में। शिवाजी के ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। उन्होंने मुगलों के प्रतिशोध की सभी आशाएं त्याग दी थी, ये तो गलत है। सभी आशाएं त्याग देंगे, ये तो गलत ही है। पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था, यानी कि ये सही है, मतलब सी सही है। और अधोलिखित में से किस शासक ने इलाहाबाद की प्रथम संधि पर हस्ताक्षर किया था? इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर करने में बहुत लोग कंफ्यूजन कर लेते हैं। लोग उसमें क्या कहते हैं कि सुजाउद्दौला का नाम ले लेते हैं। तो सुजाउद्दौला संधि पर साइन करने वाला व्यक्ति नहीं था। शासन किया कौन? नजमुद्दौला। ध्यान दीजिए, अब पीछे लौट करके आइए, आपको याद आएगा। देखिए इसमें नजमुद्दौला ने उस पर किया था। हाँ, अब आइए, निम्नलिखित में से किस शासक ने इलाहाबाद की प्रथम संशोधन किया था? नजमुद्दौला ने किया था। अष्टप्रधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कूट की सहायता से सही उत्तर चुन करके बताइए। कह रहा है कि शिवाजी जो थे वो सदैव अष्टप्रधान के संयुक्त निर्णयों को मानता था। ये सही है, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा, पंडित तथा न्यायाधीश भी सैन्य संचालन के लिए बाध्य थे। नहीं, ये नहीं जाते थे सैन्य संचालन में, ये ध्यान रखिएगा। सेनापति सेनापति सेना का सर्वोच्च सेनानायक था। हाँ, ये सही है, सर्वोच्च सेनानायक था। और पेशवा सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्री था, किंतु अन्य उसके अंतर्गत नहीं थे। नहीं, अन्य भी उसके अंतर्गत हो गए थे बाद में, तो ये गलत है। यानी दो सही है, 1 और 3 दो सही है। अगला प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध के बाद भी अंग्रेजों ने बंगाल में नवाब के पद को बनाए रखा, क्यों? क्योंकि वो जानता था कि नवाब का पद उसकी व्यवस्था और उसके हितों का संरक्षण करती है। क्योंकि नवाब उसको सारा खर्चा तो दे ही रहे थे, कानून नवाब के माथे पर और राजस्व था इसके माथे पर था। पैसे ये वसूलते थे और लॉ एंड ऑर्डर वो देखता था। लॉ एंड ऑर्डर हमेशा उसका फेल रहता था, क्योंकि पैसा नहीं था उसके पास में। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव के साथ में सूरत की संधि कब की थी? 7 मार्च 1775 ईस्वी को सूरत की संधि की थी रघुनाथ राव के साथ, जिसको हम राघवा भी बोलते थे प्यार से। निम्न मराठा सैन्य अधिकारियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन है ये देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जुमलादार, हवलदार, पाइक, नायक, सरे नौबत और हजारी। एक सेकंड, थोड़ा मैं इसको लाल कर दूं। हाँ, जुमलादार। जुमलादार जो था वो छोटे सैनिक दल का प्रमुख व्यक्ति था, 8 से 10 सैनिकों का नेतृत्व करता था। हवलदार जो था ये चौकी या टुकड़ी का प्रमुख होता था, यानी सुरक्षा व्यवस्था अनुशासन संभालता था। पाइक जो था वो साधारण पैदल सैनिक थे, युद्ध में लड़ना ही जानते थे। नायक जो थे वो सैनिकों का नेता थे, 20 से 25 सैनिकों का नेतृत्व करते थे। सर नौबत थे वो नगाड़ा या सैनिक के संकेत अधिकारी थे, सेना की गतिविधियों को संकेत में बताते थे। हजारी जो थे वो 1000 सैनिकों का सेनापति कहलाता था, बड़ी सैन्य टुकड़ी का संचालन करता था। ऑर्डर में देख लीजिए, पाइक, पाइक से बड़ा जुमलेदार, जुमलेदार से बड़ा नायक, नायक से बड़ा हवलदार, हवलदार से बड़ा सर नौबत, नौबत से बड़ा हजारी। अब अपना उत्तर आप देख लीजिएगा वहां। मराठों का सरदेशमुखी क्या था? सरदेशमुखी वो था
जो चौथ नहीं देते थे वो सरदेशमुखी देते थे, सीधे सीधे समझिए। दो ही उनके टैक्स हुआ करते थे। कौन कौन समझ लीजिए। पहला टैक्स था चौथ। चौथ क्या था? चौथ कुल लगान का 1/4 हिस्सा देना पड़ता था, यानी कि टोटल 25% उनको देना पड़ता था। और किससे लिया जाता था? ये मुगल क्षेत्र से लिया जाता था चौथ, जो उनके क्षेत्र में नहीं थे। सुरक्षा के बदले में देते थे। देते थे कि भाई तुम अगर चौथ दोगे तो हम तुम पर हमला नहीं करेंगे, सीधी सीधी बात है। अगर नहीं दोगे तो तुम हमले के लिए तैयार रहो, और हमले में हम तुम्हारी ऐसी की तैसी करेंगे, बैंड बजा देंगे तुम्हारी। और सरदेशमुखी कौन था? ये कुल लगान का 1/10 भाग था, यानी कि 10% देते थे। ये कौन देता था? जो व्यक्ति चौथ देता था वो ये नहीं देता था, वो सरदेशमुखी देता था। मतलब सरदेशमुखी वो उनके अपने, देशमुखी मतलब सरदेशमुखी मतलब उनके देश के जो लोग होते थे वो उनको देते थे सरदेशमुखी। तो आपको समझ में आ गया, देशमुखों पर लगाया जाने वाला कर था सरदेशमुखी। आइए, मराठा प्रशासन की किस व्यवस्था ने संगठित मराठा साम्राज्य को असंगठित समूह में बदल दिया था? ये सरंजामी व्यवस्था ने इसने असंगठित समूह में बदल दिया था। ये ठीक नहीं था, गलत है। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ ने किया था। सदाशिवराव भाऊ जो थे बड़े बड़े युद्धक किस्म के व्यक्ति थे। पानीपत तृतीय युद्ध है ना, पानीपत एक मूवी आई थी, उसमें देखिएगा इस व्यक्ति के किरदार, कितना शानदार किरदार है। वो मर गया था वहीं पे, लास्ट तक भी नहीं पहचान पाए थे बाद में लोग इनके। लास्ट में इनके पहचान नहीं पाए थे। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध आप जानते हैं, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। दूसरा युद्ध था वो हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। और तीसरा युद्ध था ये इनके बीच में हुआ था। सदाशिवराव भाऊ और अफगानी थे। वो बहुत हरामी किस्म के इंसान थे। उन लोगों ने एकदम मिट्टी में मिला दिया था। और सारे के सारे मराठा जाकर के दिल्ली में कैंप कर गए, और ऐसा कत्लेआम उसने मचाया कि मराठों में से कोई ऐसा परिवार नहीं था जिसके घर का एक व्यक्ति न खोया था। और उस सबको देखने वाला एक व्यक्ति था जो काशीराज पंडित के नाम से था। वो लौटा तो जाकर के मराठों में को बताया, संकेत के भाषा में बताया। मराठे उसके बाद तो खत्म ही हो गए, मराठा उसके बाद विलीन ही हो गया। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में आर्थिक सुधार हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया? उसने सभी जागीर भूमि को राज्य के अधीन कर लिया। गलत। उसने नवीन भू राजस्व का निर्धारण किया। ये सही। उसने ठेके पर लगान की वसूली की व्यवस्था नहीं, जारीदारी प्रथा का प्रचलन किया। ये भी सही। उसने रेतबाड़ी बंदोबस्त के स्थान पर महलवाड़ी व्यवस्था लागू की। ये गलत। कह रहे उसमें से कौन सा कार्य नहीं किया? उसने ये नहीं किया था। अगला प्रश्न, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? गुरुमुखी लिपि एक बार हम पहले ये देख लेते हैं कि अंग्रेज जो थे वो कौन कौन से, कितने अंग्रेज कह रहे हैं, सिख जो थे वो कितने गुरु थे और उनका क्या योगदान था। पहला गुरु थे गुरु नानक देव, 1469 से 1539 ईस्वी तक। पहले तो ये साल नहीं पूछा जाता था, अब पूछा जा रहा है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा। सिख धर्म की स्थापना इन्होंने किया। समानता और एकेश्वरवाद पर इन्होंने जोर दिया था। गुरु अंगद देव, गुरु अंगद देव दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद देव दूसरे गुरु थे। और वो 1539 से 1552 ईस्वी तक थे। गुरुमुखी लिपि का विकास उन्होंने ही किया था। तो आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया। गुरु अमरदास, ये 1552 से 1574 ईस्वी तक थे। लंगर व्यवस्था इन्होंने किया था। सती प्रथा और पर्दा प्रथा का विरोध किया था इन्होंने। सोचिए 1574 ईस्वी में। गुरु रामदास 1574 से 1581 ईस्वी तक थे। अमृतसर नगर की स्थापना इन्होंने की थी। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी तक थे। आदि ग्रंथ संकलन इन्होंने किया था और स्वर्ण मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया था। गुरु हरगोविंद मीरी पीरी सिद्धांत और सैन्य सिद्धांत 1606 से 1684 ईस्वी तक थे। गुरु हर राय 1644 से 1661 ईस्वी तक थे। सेवा करुणा और औषधालय का निर्माण करवाया था इन्होंने। गुरु हरकृष्ण 1661 से 1664 तक थे। शिक्षक रोगियों की सेवा में प्रमुख योगदान था। गुरु तेग बहादुर धर्म की रक्षा बलिदान बलिदान कर दिए गए थे ये। और गुरु गोविंद सिंह 75 से 1708 ईस्वी तक इनका काल था। खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 ईस्वी में। इन्हीं गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, बिहार के पटना में। अगला प्रश्न, सिख धर्म के संस्थापक गुरु कौन थे? ये गुरु नानक देव थे। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? गुरु अंगद देव ने किया था। लंगर व्यवस्था किसने शुरू की थी? गुरु अमरदास ने किया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। मीरी पीरी का शुरुआत किसने कराया था? गुरु गोविंद सिंह ने करवाया था। और खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ये भी गुरु गोविंद सिंह ने कराया था। मीरी पीरी हरगोविंद ने कराया था, सॉरी। आइए, किस मराठा शासक के संबंध में किसी अंग्रेज ने कहा था कि वह मराठों का अंतिम बुद्धिमत्ता पूर्वक शासन प्रशासक था? वो नाना फडणवीस के बारे में कहा था उन लोगों ने। शिवाजी का अष्टप्रधान के संबंध में दी गई सूची 1 तथा सूची 2 में सुमिलित करिए और सही कूट का चयन करिए। कह रहे हैं मजूमदार कौन था? मजूमदार वित्त मंत्री थे उनके। वक्यानीस कौन था? वक्यानीस उनके गुप्तचर और डाक के प्रमुख होते थे। चिटनीस कौन था? चिटनीस उनका शाही पत्राचार का प्रमुख था। चिटनीस चिट्ठी लिखने वाला चिटनीस। दबीर कौन था? डी सुमंत, ये विदेश मंत्री हुआ करते थे सुमंत। और पंडित राव कौन थे? ये धार्मिक मामलों के प्रमुख हुआ करते थे, पंडित राव। अगला प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित किया तथा दिए गए कूट की सहायता से बताइए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। एक बार देख लीजिए मैसूर युद्ध कितने हुए थे टोटल।
मैसूर युद्ध प्रथम 1767 से 1769 ईस्वी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। कौन सा युग थे? मराठा और निजाम। बाद में निजाम अलग हो गए मैसूर को छोड़ करके। प्रमुख घटना क्या थी? हैदर अली का मद्रास पर आक्रमण हुआ, फिर मद्रास की संधि हुई थी 1769 ईस्वी में। मद्रास की संधि, दोनों पक्ष बराबरी से रहे, ऑलमोस्ट मैसूर ही जीता था उसमें। द्वितीय मैसूर युद्ध कौन सा हुआ था? 1780 से 1784 ईस्वी के बीच में। शासक कौन था? हैदर अली थे। टीपू सुल्तान का उदय हो गया था। क्या कारण था? अंग्रेजों का फ्रांसीसी ठिकानों पर कब्जा था। प्रमुख पोलीलूर का युद्ध हुआ 1780 ईस्वी में। और संधि कौन सी हुई थी? 1784 में मैंगलोर की संधि हुई थी। टीपू की कूटनीतिक विजय इसमें हो गई थी। टीपू जीत गया था। टीपू बहुत शानदार तरीके से लड़ा था इसमें। यह अंग्रेजों का सबसे अपमानजनक संधि मानी जाती है, ये मैंगलोर की संधि। जब अपमानजनक संधि होगी तो स्वाभाविक सी बात है तीसरी लड़ाई होगी। फिर तीसरी लड़ाई हुई तृतीयांगल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी तक। कौन शासक था? टिप्पू सुल्तान। गवर्नर कौन थे? कार्डवालिस। सहयोगी कौन थे? मराठा प्लस निजाम। संधि कौन सी हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुई थी। मैसूर का आधा क्षेत्र ले लिया था और उनके दो बेटों को कब्जा कर लिया था। चतुर्थ मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 ईस्वी में हुआ था। टिप्पू सुल्तान के बीच में शासक कौन था? बेलेस्ली। श्रीरंगपट्टनम का उदय हुआ था, युद्ध हुआ था इसमें। टिप्पू सुल्तान की वीरगति हुई थी वहीं गेट पर, श्रीरंगपट्टनम में महल के गेट के सामने ही, गेट पे ही मर गया था ये। मैसूर अंग्रेजों का अधीन हो गया था, टुकड़ों में बांट लिया था मैसूर को। कौन कौन से संधि हुई थी, उसका कालक्रम क्या? पहले मद्रास, फिर मैंगलोर, फिर श्रीरंगपट्टनम, फिर श्रीरंगपट्टनम, चार हुए थे। अवध के नवाबों का सही कालक्रम क्या है? अवध के नवाब आपको बता ही चुके हैं, आपने पढ़ा ही वहां पर। देख लीजिए, पहले कौन थे? सादत खां थे पहला। उसके बाद कौन था? वजीर अली था। वजीर अली के बाद में कौन थे? सादत अली द्वितीय थे। और उसके बाद में कौन था? वाजिद अली शाह अंतिम था। ये उनका कालक्रम है। मैसूर राज्य के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कह रहा है मैसूर राज्य के बारे में, चतुर्थांगल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर के एक बड़े भाग पर कब्जा कर लिया। ये तो सही है, असत्य नहीं, ये तो सही है। कर एक भाग को मैसूर के अवयस्क शासक को सौंप दिया गया। गलत, कोई नहीं सौंपा, बंधक बना लिया। अंग्रेजों ने मैसूर के राजा के साथ में सहायक संधि स्थापित की, कभी नहीं की। तो मिटाइए दिया तो क्या सहायक संधि? बाद में मैसूर को बेंटिक ने मिला लिया था। 1894 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने मैसूर का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया था। ये असत्य है, बेंटिक ने किया था। 1881 ईस्वी में रिपन ने मैसूर इसके राजा को वापिस किया था। ये सही है, तोड़ तोड़ के दिया था। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए मराठा पेशवा शासकों को उसके कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थापित कीजिए। बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, माधवराव, नारायण राव। देख लीजिए, ट्रीज मैंने बना दिया है। बालाजी विश्वनाथ सबसे पहले पेशवा का नाम था। 13 से 20 तक, 1713 से 1720 ईस्वी तक थे, पहले प्रभावशाली पेशवा थे। लड़के इनके बने बाजीराव प्रथम 1720 से 1740, महान सेनापति बने, मराठा का विस्तार किया इन्होंने। फिर बालाजी बाजीराव बने, नाना साहब इनको बोलते हैं। 1740 से 1761 ईस्वी के बीच में ये रहे, मराठा शक्ति चरम पर पहुंच गई। माधवराव प्रथम हुए 1761 से 72 तक, पानीपत के बाद पुनर्गठन हुआ। नारायण राव बने 72 से 73, षड्यंत्र में इनकी हत्या कर दी गई। रघुनाथ राव, राघोबा इनको बोलते हैं, 73 से 74 पेशवा बने, पर बहुत कम समय तक थे। माधवराव द्वितीय 1774 से 1795 बने, नाना फडणवीस इसके संरक्षक थे। बाजीराव द्वितीय बने 1796 से 1818, अंतिम पेशवा कहलाए। निम्नलिखित में से टीपू सुल्तान का कौन सा चांदी का सिक्का उनके औसत वजन के साथ सही सुमेलित नहीं है? काजमी, ये 8 ग्रेन का था, गलत है। जाफरी 20 ग्रेन का होता था। आबिदी जो थे वो 87 ग्रेन का होता था। बकीरी जो था वो 43 ग्रेन का होता था। सूची दिया हुआ है, कह रहे हैं कब मिलाइए। कौन कहाँ के थे? स्वाभाविक सी बात है, सिंधिया। अभी के वर्तमान सिंधिया कौन है? ज्योतिराज सिंधिया, यानी कि ई का 2 देख लीजिएगा, मिलाते जाइएगा। गायकवाड़ कहाँ के हुआ करते थे? गायकवाड़ ऊपर से ही पहले। पेशवा कहाँ रहते थे? पेशवा सारे के सारे जो थे वो पुणे में रहते थे। पेशवा पेशवा पुणे में रहते थे। भोसले कहाँ रहते थे? भोसले थे ये नागपुर में रहते थे। ठीक है, नागपुर में रहते थे। होलकर कहाँ रहते थे? ये इंदौर में रहते थे, यानी हिलका वाली होलकर। ठीक है, और गायकवाड़ कहाँ रहते थे? ये बड़ौदा में रहते थे। ठीक है, मतलब ये यहाँ के थे। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की? आपको शुरू में बताया था। किसने की थी? अलीवर्दी खान ने की थी। किसको बताया था? अपने नाती को बताया था, सिराजुद्दौला को, कि बेटा तुम उड़ना मत, इनकी तुलना मधुमक्खियों से समझ लो, और समय पड़े तो इनसे दूरी बना के रखना, जूता मार के भगाए रखना, लेकिन साथ में मत बैठना कभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिसने मराठों से नजराना वसूल किया था? मराठों से नजराना मराठों ने नजराना वसूला था किससे? अलीवर्दी खां से। मैंने आपको बताया था, अलीवर्दी खां में राघव बाजू थे, उन्होंने अलीवर्दी खां पर आक्रमण किया। और अलीवर्दी खां पे नहीं किया, दरअसल उन्होंने उड़ीसा पे किया, और उड़ीसा को हड़प लिया। बदले में 12 लाख रुपए, और साथ में उन्होंने उड़ीसा ले लिया, कि वहां का चौथा, मतलब वहां का कर हम वसूलें। निम्नलिखित में से कौन सा कारण था मराठा शक्ति के उत्थान के लिए उत्तरदायी नहीं था? विदेशी शक्तियों का आगमन, ये उनके उत्थान के लिए। धार्मिक तो थे ही, वो धर्म के आधार पर तो चलते ही थे। शिवाजी की सैनिक कुशलता थी। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि सारे के सारे गुरिल्ला युद्ध में एकदम निपुण हो गए थे। क्या नहीं था? विदेशी शक्तियों का आगमन उनको नहीं था। उनका तो पहली बार अंग्रेजों से युद्ध ही हुआ सीधे से सीधे।
पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के विरुद्ध अवध के शासक सुजाउद्दौला ने किस कारण अब्दाली को सहयोग किया था? डर के मारे। अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए मोहम्मद शाह अब्दाली को डर के मारे सहयोग किया था। बाद में एक तो आत्महत्या भी कर लिया था उसने। निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता के सचमुच वंचित हो गए? बसीन की संधि के बाद में मराठे पूरा का पूरा अपना हक खो बैठे थे। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी रंगपट्टनम में बनाई थी। वो बड़ा कुशल नेतृत्व करता था। टीपू सुल्तान विदेशों से संबंध बनाना चाहता था। वो उसी समय युद्ध के लिए चिट्ठी लिखा था विदेश के कई मुल्कों को, लेकिन कोई मदद करने आया नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों के सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि अंग्रेजों की प्रभुसत्ता जो है वो स्थापित रहे और अंग्रेजों का बोलबाला रहे और एक तरह से उनकी सुरक्षा भी बनी रहे। पानीपत के तृतीय युद्ध में निम्नलिखित में से किसने मराठों को हराया था? अफगानों ने मराठों को हराया था। अहमद शाह अब्दाली नाम का एक आतताई था जिसने मराठों को हराया था, निपटा ही दिया था बिल्कुल मराठों को। सरंजामी प्राथमिक किससे संबंधित है? सरंजामी प्रथा होना चाहिए था यहाँ पे, प्रथा। ये मराठा के भू राजस्व प्रथा था ये। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? प्रारंभ किया था पलासी और स्टेबल कर दिया था बक्सर, मतलब अस्थायी कर दिया था बक्सर। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम था। सहायक संधि कितनी हुई थी एक बार वो देख लीजिए। सहायक संधि हैदराबाद, हैदराबाद का शासक कौन था? निजाम। कब हुआ था? 1798 में। मैसूर टीपू सुल्तान पराजय के बाद 99 में। तंजौर मराठा शासक 99 में। अवध नवाब सादत अली द्वितीय थे 1801 में। पेशवा बाजीराव द्वितीय 1802 में। सिंधिया दौलतराव सिंधिया 1803 में। भोसले नागपुर रघुजी भोसले द्वितीय 1803 में ही। राजपूतानों राज्य के विभिन्न शासक थे, वो अलग अलग राज्य थे जिसमें बूंदी बूंदी सब थे। 1818 से लेकर 1819 ईस्वी तक थे। तो समझ में आ गया हैदराबाद के निजाम। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें कि उन्होंने सिख सैनिकों की व्यवस्था का गठन किया था, इसमें उनकी निहित है। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? बताया था आपको, लाहौर थी। और अमृतसर कौन सी राजधानी थी? आप कमेंट करके बताइएगा। मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता है? मराठों के विलेखों में मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता है। मराठे अगर चाहते ना तो देश बदल सकते थे, मतलब वो सब कुछ उस समय संभाल लेते। बस दिक्कत ये हो गई ना कि वो लोग आपस में ही सुलझ नहीं पाए, या एक उनके पास प्लानिंग की कमी थी, वो नहीं कर पाए। मराठा संबंधित बहुत सारी बातें हैं जो हम किसी एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी एक बात बता देते हैं आपको कि मराठे पर कुछ किताब लिखी गई है, वो आप ध्यान रखिएगा। एक राइज ऑफ द मराठा पावर महादेव गोविंद रनाडे ने लिखा था। भावार्थ दीपिका संत ज्ञानेश्वर ने लिखा है। आप नोट कर लीजिएगा या सुन भी लीजिएगा तो हो जाएगा। संत ज्ञानेश्वर ने किया था। दसम बोध ये गुरु रामदास ने लिखा है। और आनंद भवन भूमि ये गुरु रामदास ने लिखा था। मराठों के ऊपर जेम्स टॉड भी शायद लिखे थे, उनकी भी कोई पुस्तक है, उसको विस्तार से बात करेंगे जब मराठा हम पढ़ाएंगे अलग से, तब। अभी तो ये हम आपको रिवीजन के लिए बता रहे हैं, बस यही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? गुरु अर्जुन देव, ये इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी, गुरु अर्जुन देव। पहले पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था किसने? गुरु रामदास ने पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना की थी। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद किसमें थी? मराठा प्रशासन में थी अष्टप्रधान। आपको फोटो दिखाए थे, उसमें पेशवा एक भाग होते थे। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? मराठा सरदार पेशवा बाजीराव था। ध्यान रखिए, कह रहा है प्रथम मराठा सरदार, तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद के परामर्श लेते थे। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। मैं रुक जाइए, थोड़ा येलो कर दो इसको, ये कलर कर दो। हाँ, स्वतंत्र प्रभार रखता था। करे ये भी सही है, दोनों सही है, मतलब दोनों व्याख्या करते हैं, यानी सी इसका आंसर सही है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त किया था। ठीक है। शिवाजी ने के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों का देखरेख करता था वो कौन था? विदेशी मामले देखने वाले कौन थे? सुमंत राव थे। पेशवा कौन थे? सर्वे सर्वा थे, यानी कि प्रधानमंत्री पेशवा होते थे। ठीक है। पंडित राव कौन था? धार्मिक मामलों का उनका देखता था पंडित राव। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश का पताका फहराया है? वो वेलेस्ली, वन एंड ओनली मैन वेलेस्ली था। इसने सहायक संधि स्थापित करके और इन्होंने कई चीजें ऐसी की, वेलेस्ली ने एकदम माहौल बना के रखा इसने। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया था? 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में गेट पर चतुर्थांगल मैसूर युद्ध के समय में मार दिया गया था। टीपू सुल्तान के दो बेटे अंग्रेजों के पास कैद थे और बदले में इनको कुछ पैसा देना था, बच्चों को छुड़ाना था, और आधा साम्राज्य छीन लिया था अंग्रेजों ने। फिर इनके ऊपर में युद्ध किया और इनको निपटा दिया। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया है? वो बालाजी विश्वनाथ थे संभाजी के बाद में। फिर इसके बाद में जो टॉप पर पहुंचेगा वो इनका लड़का पहुंचाएगा। निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? इसमें दो थे, एक तो गुरु अर्जुन देव थे, उनको दे दिया था, और एक गुरु तेग बहादुर थे, इनको दे दिया था। निम्नलिखित में से किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों के द्वारा पवित्र माना जाता है? ये गुरु गोविंद सिंह के कारण सिखों का गुरुद्वारा। इनका जन्म पटना में हुआ था 1666 ईस्वी में, शायद, हाँ, यही डेट है।
आप याद करके बताइए अगर ये गलत होगा तो। पटना में हुआ था। पटना साहिब जो अभी है वो इन्हीं की याद में, गुरु गोविंद सिंह की याद में। अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है बताइए। 1849 में सतारा का विलय हुआ, गलत है। 48 में पंजाब, गलत है। लेकिन 56 में अवध का विलय जरूर हुआ था, ये सही है। किसने किया था? किसके रिपोर्ट पर? आउटरम की रिपोर्ट पर किया था। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई लिखा था, मैंने बताया था आपको कि वो कौन व्यक्ति था, काशीराज पंडित था। ये गया और इशारों में इसने बताया कि एक मोती मिल गए और दो बिखर गए, ऐसे करके कुछ। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोटोनवा के युद्ध में हराया था, सर आयरकूट था। एक बहुत अच्छा मतलब क्लर्क से मतलब जीडी से, जनरल मतलब कांस्टेबल के पद से ये बहुत ऊंचाई पाया था और ये बहुत शानदार व्यक्ति था, लड़ाकू टाइप का आयरकूट। इसके नाम कई सारी उपलब्धियां हैं। निम्नलिखित में से सहायक संदेश स्वीकार नहीं किया था किसने? बंगाल के नवाब ने सहायक संदेश स्वीकार नहीं किया था। बाकी सब के थे, निजाम ने किया ही था। जोधपुर का राजपूत राज्य और मैसूर के शासक, इन्होंने तो खैर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। पानीपत के अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, नहीं, इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम लड़ाई में बाबर ने पराजित किया था। साल कौन सा था? साल था 1526 ईस्वी में। ठीक है। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ये तृतीय में नहीं हुई थी, यह हुई थी चतुर्थ में, फोर्थ में हुआ था। ठीक है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर के षड्यंत्र रचा था। ये बिल्कुल सही है। मीर जाफर गाली एक शब्द होता है, पश्चिम बंगाल में मीर जाफर शब्द गाली मानते हैं लोग। ठीक है। तो मीर जाफर कौन था? ये उनके साथ में रहकर के उनको धोखा देने वाला था। कुछ ठीक वैसा वैसा विभीषण वाला मसला था, लेकिन विभीषण धर्म के रास्ते पर चल रहे थे, मीर जाफर लालच के रास्ते पर चले, इसलिए गाली हो गया। हालांकि विभीषण भी तो लोग अपने बच्चों का नाम नहीं रखते हैं। कर आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? ये गुरु अर्जुन देव ने किया था, आदि ग्रंथ का। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर इसके लिए जिम्मेदार है, औरंगजेब। निम्नलिखित का कालक्रम में बताइए। छत्रपति साहू जी, राजा राम, संभाजी और शिवाजी। तो सबसे पहले कौन है? संभाजी। संभाजी के बाद में कौन आएगा? राजा राम। कुछ दिनों के लिए बने थे वो। राजा राम के बाद में कौन आएगा? गलत है ये गलत है। हाँ सही तो है, ये शिवाजी द्वितीय। ठीक है, तो यही है 3 2 4 1। मतलब पहले संभाजी, फिर संभाजी के बाद में राजा राम कुछ दिनों के लिए, राजा राम के बाद में फिर शिवाजी द्वितीय, फिर शिवाजी द्वितीय के बाद में छत्रपति साहू जी। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था। और बक्सर में कौन हुआ था? मिर्जा कासिम हुआ था। मिर्जा कासिम क्या हुआ था? भाग गया था। बाद में मिर्जाफर का लड़का मीरन, मीरन ने उसको दिल्ली में खदेड़ करके मार दिया था, ऐसा कहते हैं। कुछ किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि मिर्जाफर मीर कासिम जो था वो अकाल मौत मरा, मतलब ऐसे ही लवारिस होकर के मरा, किसी ने पूछा उसे नहीं। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मीर कासिम ने की थी, आपको शुरुआत में बताया था, मीर कासिम ने की थी। इसमें बहुत सारा काम इसने किया था। 18वीं शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम बताइए। अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। 1764 में, वांडीवास 1760 ईस्वी में, प्लासी को 1757 में। और अंबर का युद्ध मुझे मेरे दिमाग में है नहीं, आप बताइएगा कमेंट करके कब लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा स्थित है? ये हेमकुंड में स्थित है, हेमकुंड गुरुद्वारा यहाँ बनाया गया है। किसके समय में मराठा शासक राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बन करके लौटा था? अ, पेशवा शासक जो थे वो क्या बालाजी बाजीराव के समय में हो गए थे? नहीं, बालाजी विश्वनाथ के समय में हो गए थे। हाँ, इसके समय में लगभग लगभग इतना इनका कैपेसिटी बढ़ गया था कि बालाजी विश्वनाथ के समय में कि लगभग निर्णायक फैसला लेने लगे थे, लेकिन अंतिम रूप से करा क्या, और पेशवा वास्तविक शासक बन गए। तो वो वास्तविक शासक जो बने ना, वो बाजीराव प्रथम के समय में बन गए थे। आपने देखा होगा मूवी, उसमें बाजीराव प्रथम का इतना मतलब माहौल बन जाता है कि बाजीराव जो भी चाहते हैं वही होता है, फिर वो सब कुछ उनके हिस्से में चला जाता है। नहीं यार, इसमें क्या है? बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। चलिए देख लेंगे, इसमें जो भी आंसर होगा बताइएगा एक बार कमेंट करके, मुझे दिमाग में नहीं है अभी। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा है कि मैं सब धर्मों में एक निगाह से देखूं? क्योंकि उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली थी। ये रंजीत सिंह का था, आपको मैंने बता चुका है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। ये ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इसको आप कह सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है। और दूसरा, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपरोक्त कथन कौन सा सही है? दोनों के दोनों सही है। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित में से
किस एक शासक को हटा दिया गया था? अवध को हटा दिया गया था। इसी से तो उबाल हो गया था। फिर 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी इसी के संदर्भ में। मतलब उसमें एक हिस्सा इसका भी था। निम्नलिखित मराठा देवियों ने जिसने 1700 ईस्वी में आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था, वो कौन थी? ताराबाई थी। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है प्लासी के युद्ध में। हालांकि ये छल से लड़ा गया युद्ध था, लेकिन प्रथम प्लासी के युद्ध, लेकिन वास्तविक रूप से जो स्थापना है वो बक्सर के युद्ध से मानते हैं। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। ये कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। और पानीपत का युद्ध कब हुआ था? और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये आप बताइएगा। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। ये इसको बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इलाहाबाद में दो संधियां हुई थी, एक 12 अगस्त, 18 अगस्त को। ये 18 अगस्त वालों को बोलते हैं इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इसमें क्या हुआ था? एक में हुआ था, तो जैसे इसमें तो ये हो गया, 12 अगस्त वाले में ये होगा, मतलब पहली संधि में हो गया बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिल गया। 18 अगस्त में क्या हुआ? कड़ा और मानीपुर दो क्षेत्र थे, वो सम्राट को दिए गए। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ? पोलीलूर में हराया था। ठीक है। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली के काल में किया गया था। बहुत कमबख्त आदमी था ये। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ये दलीप सिंह थे, सिख साम्राज्य के अंतिम शासक। उसके बाद में इनकी विदेश में मृत्यु हो गई थी। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई करने का तत्कालीन कारण क्या था? वह मराठा द्वारा लाहौर में अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना था। एक तरह से कह सकते हैं कि मराठों ने उड़ता तीर ले लिया था। मराठों को ऐसी कौन सी नौबत आ पड़ी थी कि वो लाहौर में उसका जो वायसराय था तैमूर शाह, उसको निकाल दिया जाकर के। मतलब मराठे धीरे धीरे दिल्ली पर कब्जा करना चाह रहे थे, और दिल्ली कब्जा करते करने के मूड में वो फिर ले ही डूबा उनको। फिर उसका मूड बदला और अब्दाली लौट कर आया, निपटाया इसको। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था कब? 1856 ईस्वी में। आउटरम की रिपोर्ट पर मिला करके, रिपोर्ट को मतलब आधार बना करके मिला लिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? आउटरम था। पहले कौन था? स्लीमैन था। स्लीमैन ने जब रिजाइन दिया तो आउटरम को रिजाइन दिया, इसको हटाया गया। उसके बाद आउटरम को लगाया और आउटरम ने रिपोर्ट दी और मिला लिया गया उसको। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन सा था जिसने विदेशों में आधुनिक पत्ती के द्वारा दूतावास स्थापित किया था? ये टिप्पू सुल्तान था। ये विदेशों में चिट्ठी भी लिखा था, इसने लड़ने के लिए तमाम योजनाएं बनाई थी, लेकिन विदेशी कोई काम आ नहीं पाए थे। शाह आलम द्वितीय उतना सोचने का था ही, तो अपना साम्राज्य बचाने में ही नाकामिल निकला। हैदर अली बहुत अच्छा शासक थे, उन्हीं के लड़के थे टिप्पू सुल्तान। मीर कासिम वही प्लसी क्या कहते हैं, अम, बक्सर के युद्ध वाले हैं। 1802 ईस्वी में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था बसीन की संधि पर। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है, असत्य है? सत्य है। 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हो गया था। नासिक में अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी सिख धर्म नहीं छोड़ा, वो रूस नहीं गए थे, ये सब नहीं, ये सिर्फ चाहिए। अगला प्रश्न है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को शासन में ले लिया था? तो ये बेंटिक था। मैंने आपको पहले बताया था, बेंटिक का बहुत बड़ा योगदान है भारत में। सती प्रथा का अंत किया था 1829 ईस्वी में। इन्हीं के समय में राजा राम मोहन राय हुए थे। राजा राम मोहन राय हुए थे, जिनको भारत का उद्धारक कहा जाता है। इनके बारे में पढ़ेंगे अभी विस्तार से, भी तो पहला चैप्टर ये है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्नलिखित में से किसकी रीति से हुआ था? ये कुशासन की रीति से हुआ था, और ये तो हम कई बार आपको बता चुके हैं। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन सा एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के संबद्ध है? कार्नवालिस शेष ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा था। चौथा कौन है? चौथा में वेलेस्ली है, उसने उसको निपटा दिया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है किसे? लॉर्ड हेस्टिंगस से। आंग्ल मराठा देखिएगा, ये ध्यान दीजिए, आंग्ल मराठा है और ये आंग्ल मैसूर है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में थे? ताराबाई के हाथ में थी उस समय। ठीक, ताराबाई। औरंगजेब मरा, ताराबाई को सोचिए, औरंगजेब मरा होगा तो ताराबाई ने कैसे सांस ली होगी कि चलो ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? ये मुर्शीद कुली खां था। ये मुगल सम्राट ने इसको नियुक्त जरूर किया था, लेकिन स्वतंत्र हो गया था। हालांकि नजराना और त्योहारों पर जो बख्शिश था वो पहुंचाता था वहां जाकर के, लेकिन लगभग लगभग स्वतंत्र हो गया था ये। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालक्रम क्या है? पहले तो हैदराबाद किया था इसने, फिर दूसरा मैसूर, तीसरा अवध, चौथा सिंधिया। अवध कब का? 1856 ईस्वी में। ठीक है। शिवाजी के समय सरनोबाद का पद संबंध था किससे? सैन्य प्रशासन थे सरनोबाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना करने वाले गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। क्या सुमेलित है? इसमें टीपू सुल्तान पराजित किया गया और युद्ध के मध्य ही दिग्वंत हुआ था, वहीं पर मर गया था। साल कौन सा था? 1799। जगह कौन सी थी? रंगपट्टनम। रंगपट्टनम में इनकी मृत्यु हुई थी।
गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था गुरु नानक के बाद? गुरु अंगद। सिंपल सी बात है, गुरु अंगद को कहता है, इन्होंने ही रचना की थी उसकी। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था आपको बता चुके हैं, गोविंद सिंह की। कौन? 1666 था, 1766, 1666 था। प्रथम अंगल में सूर्य युद्ध 1766 ईस्वी से 1769 ईस्वी के मध्य में कौन विजय हुआ था? हैदर अली विजयी हुआ था। द्वितीय में तो भयंकर हुआ था। शिवाजी का जन्म कब हुआ था तथा उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी? जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। छत्रपति की धारण ठीक उल्टा 1774 ईस्वी में किया था इन्होंने। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी के छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? रायगढ़ में हुआ था औपचारिक रूप से राज्याभिषेक, पंडित बुला करके काशी से। छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और उनका सही उठ का चयन करिए। पहला, चाकन के किले का विजय किया था। उसके बाद में मुगलों के मतभेद प्रारंभ हो गए थे। उसके बाद अफजल खां का प्रकरण आया था। फिर सूरत पर आक्रमण का प्रारंभ किया था। सूरत पर 2 बार आक्रमण किया, लूट लिया था। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। निम्नलिखित में से किसने 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी का अधिकार प्रदान किया था? ये मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। कौन? 1765 ईस्वी में किस तारीख को? कौन सी संधि के तहत? तो इलाहाबाद की संधि के तहत दिया था। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? चौथ। कितना लेता था? 1/4 यानी कि 25% लेता था। कहता था कि सुरक्षित रखोगे। सरदसमुखी कितना लेता था? सरदसमुखी 10% लेता था, यानी कि 1/10% लेता था। अगला प्रश्न, सूची 1 तथा सूची 2 में सुमिलित कीजिए। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में हुई थी। सालाबाई की संधि कब हुई थी? मंगलोर की संधि कब हुई थी? मद्रास की संधि कब हुई थी? अब आप निकाल लीजिए। अभी आपको बताए थे, आपको कमेंट करना है, हम एक बता के छोड़ दे रहे हैं। अच्छा, मैंगलोर की संधि कब हुई थी? तो मैंगलोर की संधि हुई थी 1783 में हुआ था मैंगलोर की संधि। हाँ, सालाबाई की संधि तो 82 में हुई थी और मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुआ था। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी? अदालत आला की स्थापना जो था वो लाहौर में उन्होंने किया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? 1797 ईस्वी में प्रयागराज के किले पर अधिकार समाप्त हुआ था। निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको पेशवाओं का सारा लिस्ट मैंने बताया था कि उसमें कौन आया था पहले, उसी के हिसाब से इसको व्यवस्थित कर लीजिए। पहला तो वही आएंगे, बालाजी विश्वनाथ, यानी एक। एक के बाद में इनके लड़के बाजीराव, एक दो के बाद में कौन? माधवराव, फिर नारायण राव, माधवराव नारायण राव, माधव नारायण, मतलब एक, दो, तीन, चार, यही है। इसमें क्या है? बुरहान उल मुल्क शहादत खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि क्या है। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक शहादत खां थे, सही है। उन्होंने शहीद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था। हाँ, लिया तो था। शहीद बंधु थे मुगल बादशाह। अब जो चैप्टर छूट गया उसको जब विस्तार से पढ़ेंगे तो बताएंगे। पंजाब में विलय के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य ये है कि दिलीप सिंह को 2.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे दी गई थी, ये असत्य है। बाकी सब सत्य है। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था और इस तरह से ये खत्म हो गया। तो आप इसको लाइक से सब्सक्राइब करते रहेंगे, देखते रहेंगे। अभी हम तुरंत सब एक एक चैप्टर के हम पूरे वीडियो ला देंगे। इससे बाहर आपको कहीं नहीं जाना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपका टाइम भी बचेगा, बहुत बर्बाद भी नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।